नमस्कार, मैं शाहबाज आलम फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आइडियल यूथ मिशन के अपने इस परिवार में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, मैं अभी कक्षा 10 की नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आगे बढ़ रहा हूं। इस कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत है अगला कुछ प्रश्न, जिसे आप निश्चित तौर पे नियमित रूप से देखें, अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करें और इस प्रश्न से संबंधित और भी कोई दूसरी समस्याएं हों तो आप निश्चित तौर पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे उस समस्या को या उस प्रश्न को शेयर करें। मैं निश्चित तौर पे आपके उस प्रश्न का सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर, यानी आज के पहले प्रश्न की ओर। और अगले क्लास अर्थात आज हमारे नियामक ज्योमेट्री का 7वां दिन होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, या यूँ कह लें कि कुछ नए तरह के प्रश्न, इसमें आप लोग को समझना है, सीखना है और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ना है। जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न लिखा गया है मेरे द्वारा, जिसमें हमें 1, 2 और 3 यहाँ चौथा निर्देशांक दिया गया है। ये 4 निर्देशांकों की सहायता से हमें यह बताना है कि इन चारों निर्देशांक की सहायता से ये जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और ये भी साथ साथ बताना है कि ये आयत नहीं होंगे। चलते हैं, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा साथियों, ध्यान देंगे, ए से बी तक की दूरी अर्थात ये भुजा ए बी की दूरी निकालनी होगी, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर डी सी की दूरी निकालेंगे, फिर ए डी अर्थात यूँ कह लें कि चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। और चारों भुजाओं की लंबाई निकालने के बाद अगर हमें ये पता चले कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी आमने सामने की दो भुजाएं अगर बराबर हों तो निश्चित तौर पे वे समांतर चतुर्भुज तो होंगे। अब ये आयत होगा या नहीं, इसके लिए हमें एक और काम करना होगा, वो ये कि दोनों के विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी होगी। अर्थात दोनों विकर्ण, इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ए सी और बी डी की लंबाई भी ज्ञात करनी होगी। अर्थात यूँ कह लें कि हमें बारी बारी से ए बी, बी सी, डी सी और ए डी यानी चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी होगी। उसके बाद हमें अवलोकन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी ए से बी तक की भुजा की लंबाई ज्ञात करें तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। हम वीडियो को पॉज करते हैं और आप लोग क्या करें, खुद से ए जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 भुजाएँ, इनकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको निर्देशांक पता है। अब मैं वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करता हूँ, आप लोग अपना अपना सॉल्यूशन खुद निकालें, उसके बाद फिर मेरे द्वारा बनाए गए हल से अपने हल का मिलान कर लें। हाँ तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ए बी भुजा की लंबाई निकाली अर्थात ये √41 निकल के आया। बात करें बी सी की, यानी कि ये भुजा √5 निकल के आया। इसके बाद बात करें डी सी की, अर्थात ये भुजा फिर से √41 निकल के आया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ए डी की जो कि √5 निकल के आया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से देखा कि ये भुजा ए बी और ये भुजा डी सी आपस में बराबर है। ठीक उसी प्रकार से बी सी भुजा ए डी के बराबर है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी समांतर चतुर्भुज। अब ये आयत होंगे या नहीं, यानी आयत होगा कि नहीं, इसके लिए हमें सबसे पहले अब जो अगला बात है वो ज्ञात करना होगा विकर्णों की लंबाई। तो चलिए विकर्णों की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं खुद से विकर्ण की लंबाई अगर निकालना चाहें ए से सी तक के विकर्ण की लंबाई, तो आप कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। आप अपने विकर्ण की लंबाई खुद निकालें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए सी मैंने एक इस विकर्ण की लंबाई निकाली जो कि 6√2 इकाई निकल के आया। और ठीक उसी के बाद बी डी विकर्ण की लंबाई निकाली मैंने, तो यहाँ पे 2√5 इकाई आया। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे विकर्ण जो है दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब चूंकि चारों भुजाओं में से आमने सामने की ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, अर्थात ये आयत तो हर हाल में नहीं होगा। चूंकि आयत के लिए हमने क्या कहा था कि आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। चूंकि यहाँ आमने सामने की भुजा तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, जिस वजह से यह समांतर चतुर्भुज होगा, ना कि आयत होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी। यहाँ पे ध्यान दें, भुजा ए बी बराबर भुजा, ये लिखना मेरा उचित नहीं होगा क्योंकि हमने देखा कि यहाँ भुजा ए बी बराबर है भुजा डी सी। भुजा ए बी बराबर है भुजा, ऐसे लिख दें, भुजा ए बी बराबर है भुजा डी सी, तथा लिखेंगे
भुजा BC जो बराबर है AD। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था चारों भुजा बराबर, जो कि ऐसा लिखना गलत था। ये आयत होता तो ऐसा हो सकता था, या समचतुर्भुज होता तो ऐसा हो सकता था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB भुजा DC के बराबर और BC भुजा AD के बराबर है। और साथ में विकर्ण AC जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, और विकर्ण BD जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयत नहीं है। कौन? यहाँ पे ये जो चतुर्भुज ABCD है वो आयत नहीं है, अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है, ना कि आयत है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ पाने में निश्चित तौर पे सफल होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया वहाँ सीखने को मिलता है या नहीं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि उस वृत्त का केंद्र। अब देखिए यहाँ पे नियामक ज्योमेट्री में आपको वृत्त का चर्चा होना शुरू हो गया। अब वृत्त का चर्चा जैसे ही हुआ तो वृत्त का कुछ गुण आपको ध्यान में यहाँ रहना चाहिए। मैं जैसा कि यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखें। ये अगर वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से परिधि को छूने वाली ये जो रेखा होती है त्रिज्या कहलाती है, चाहे वह जहाँ से छूले, यानी केंद्र से परिधि को जिस दिशा में छूले ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ऐसी स्थिति में अगर ये O है कोई बिंदु, और ये A है, और ये B है, और ये C है, तो हम कह सकते हैं A से O चूँकि त्रिज्या है, O से C ये भी त्रिज्या है, और यहाँ O से B ये भी त्रिज्या है, ये सब आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है और वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ें, प्रश्न को देखें, उसके बाद फिर निर्णय पे पहुंचेंगे। कहता है उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। अर्थात एक वृत्त है जिसका आपको केंद्र पता नहीं है, अब केंद्र का नियामक पता नहीं है तो आप XY मान सकते हो। और उस वृत्त के बारे में क्या कहा है कि त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, यानी वह जो वृत्त है किसी त्रिभुज के परिगत, यानी त्रिभुज के बाहर से खींचा गया एक वृत्त है, और जिस त्रिभुज का निर्देशांक आपको क्रमशः दे दिया गया है, जिसका निर्देशांक मैंने A B C इस प्रकार से 1,1 2,3 और -2,2 लिया है। अब आप देखोगे इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ हम कह सकते हैं यूँ कि ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये त्रिज्या होगा, और ये भी त्रिज्या होगा, और ये भी त्रिज्या होगा। अब चूंकि ये और ये त्रिज्या है इसलिए ये इसके बराबर हो सकता है या होगा निश्चित तौर पे, यानी OA को हम OB के बराबर कह सकते हैं। अब जब हम OA को OB के बराबर लें तो OA के बीच की दूरी बराबर हम कह सकते हैं OB के बीच की दूरी। अब OA की बीच की दूरी की बात करें तो OA की बीच की दूरी की बात करें तो आप कह सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। अब OB तो फिर से यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रूट से रूट कैंसिल करें और इसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद आपको एक द्विचर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा, अर्थात एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होंगे, x और y भी होंगे और एक संख्या होगा। हालांकि द्विचर वाला रैखिक समीकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे निश्चित तौर पे, वहाँ पे आप सीखोगे द्विचर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, चूँकि एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको क्लास 10 में। तो इसमें क्या करना है कि आपको सिंपली सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर यानी a-b का होल स्क्वायर लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। अब मैं खुद से इसको आगे बढ़ाता हूँ, आप खुद अपने आप को से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि एक समीकरण निकल के आएगा, जो समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। साथियों ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे -2 के जगह पे 3 ले लिया, क्योंकि y-3 यहाँ होना चाहिए था, मैंने 2 ले लिया था, तो थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। आप अपने इस समीकरण को अपने मेरे इस समीकरण से मिलाएं, आपको ये समीकरण निश्चित तौर पे मिलेगा। तो आप एक समीकरण प्राप्त कर लिया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था OA बराबर OB। अब OA बराबर OC ले सकते हैं। अब इस तरह से अगर हम OA बराबर OC या OB बराबर OC भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, OB बराबर OC लेंगे, क्योंकि हमें अंततः x और y का मान निकालना है। और x और y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक समीकरण प्राप्त कर लिया तो दूसरा समीकरण निकालना होगा और उसके बाद दोनों को तुलना कराना होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मैं इसे कट करके आगे बढ़ता हूँ। OB को OC के बराबर अगर कहा जाए, जैसा कि आप देख रहे हो ये OB और ये OC बराबर हो सकता है, तो वैसे में OB और OC के बीच की दूरी की बात करें तो O से B तक की दूरी की बात करें तो आपको फिर से निकलेगा x -
2 का होल स्क्वायर जैसा कि आप देख रहे हो, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब है ओशी। अब ओशी की बात करें तो x, अब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ें तो ये रूट से रूट ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को चलाएंगे, यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आप क्या करो, खुद से इसे सॉल्व करो तो निश्चित तौर पे एक और समीकरण मिलेगा और वो समीकरण आपका कुछ इस प्रकार से निकलेगा जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, एक समीकरण जो मैंने यहाँ निकाला, दूसरा समीकरण मैंने यहाँ निकाला, यानी कुल कह सकते हैं ये पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखें, दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको पता होगा बेसिक 9th क्लास में आपने रैखिक समीकरण को हल करना निश्चित तौर पे सीखा होगा। ऐसे में आपको क्या कह दे कि ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, दोनों समीकरण निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 2x प्लस 4y और ये आपका 8x प्लस 2y। तो ऐसे में आपको ये वाला टर्म या ये वाला टर्म, दोनों में से कोई एक टर्म को ख़त्म करने के लिए या काटने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस टर्म में, यानी क्वेश्चन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इस 4 से यहाँ पे गुना कर दो और ये वाले 2 से यहाँ पे गुना कर दो। और ऐसे में क्या होगा कि इससे जब गुना करोगे और गुना करके फिर इससे इसको घटाएंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में गुना करना होगा हमें 2 से, जैसा कि मैंने किया, और घटा देना होगा समीकरण 2 में 4 से गुना करके, समीकरण 2 में 4 से गुना करके। ये रैखिक समीकरण हल करने का एक तरीका है जिससे x और y का मान हम निकाल सकते हैं। अब x समीकरण 1 में 2 से गुना करें तो आपको 4x प्लस 8y बराबर 22 मिलेगा, और दूसरा समीकरण में अगर 4 से गुना करें तो आपको ये मिलेगा 8 चौका 32x प्लस 8y, और यहाँ पे बराबर लिखेंगे 20। अब इसको हम हल करें या यूँ कह लें कि सॉल्व करें तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से कि आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस में, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लिख सकते हो यहाँ पे -28x इज इक्वल टू 2, मीन्स कि 2 के बटा में आ जाएगा -28, और इस तरह से इसको हम हल करेंगे 1/14 माइनस का आ जाएगा। अगर x का मान 1/14 है तो आप x बराबर समीकरण कोई एक में, यानी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान -1/14 रख करके और y का मान निकाल सकते हो 1/14 रखने पर। अब कोई एक समीकरण उठा लो यहाँ से आप, 2x प्लस 4y बराबर 11, ये समीकरण 1 था। अब यहाँ पे हम x का मान रखें 2 गुना x का वैल्यू आपको -1/14, यानी 1/14 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से अगर बढ़ें तो आपको जो मिलेगा y का वैल्यू कुछ इस प्रकार से, इसे आप खुद सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैं आपको आंसर मिलाने के लिए लिख दे रहा हूँ 39/14। अब आप क्या कहोगे कि केंद्र का निर्देशांक, मैंने क्या माना था, केंद्र का निर्देशांक x, y माना था, और आपको यहाँ x और y दोनों का मान निकल के आया, जैसा कि आप देख सकते हो x, y केंद्र का निर्देशांक। और सवाल में आपसे क्या पूछा था कि त्रिभुज वृत्त के केंद्र ही ज्ञात करने थे या केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना था, और आप x का वैल्यू देख पा रहे हो यहाँ से जो कि मैंने ये निकाला है, और y का वैल्यू देख पा रहे हो यहाँ से जो कि मैंने ये निकाला है। तो आप कह सकते हो कि x का जो निर्देशांक होगा वो -1/14 होगा और y का जो निर्देशांक होगा 39/14 होगा। आपका फाइनल आंसर, या यूँ कह ले कि वृत्त का केंद्र का निर्देशांक यही रहा। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, निश्चित तौर पे इन चीज़ों को आप समझ पाने में सफल हुए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो आप निश्चित तौर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अच्छी तरह से ले सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे आपको ऑन द कॉल वे पढ़ाने का प्रयास करूँगा, समय देने का प्रयास करूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस प्रश्न में 4 निर्देशांक दिए गए हैं और चारों निर्देशांक में क्या कहा गया है इसको ध्यान से पढ़ें। कहा कि दिखाएं कि बिंदु 1, 2 और ये 3, यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और ये कोई चौथा बिंदु है कि दूरियां
बराबर है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, पहले 2-3 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद निर्णय तक जब पहुँचे तो आप पाएंगे कि एक हमारे पास कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 7 यानी 7,10 है, और 3 और बिंदु, मान लिया कि 1, 2 और ये कहीं पे तीसरा कोई बिंदु है ये। अब इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम हम C ले लेते हैं। और फिर से क्वेश्चन दिखाएं कि बिंदु, अब A का निर्देशांक मान लेते हैं 10, -9 है, B का निर्देशांक मान लेते हैं 32,5 है, और C का निर्देशांक मान लेते हैं 18,33 है। क्वेश्चन क्या कहा कि दिखाएं कि ये जो बिंदु है यानी चौथा बिंदु वो क्रमशः इन तीनों बिंदुओं से, अर्थात इस निर्देशांक और इस निर्देशांक से बराबर दूरी पर है। अब ऐसे में हमें क्या करना होगा, बारी बारी से A से P तक की लंबाई यानी A से P तक की दूरी निकालना होगा। फिर उसके बाद आपको कह दें कि B से P तक की दूरी निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर कह दें कि P से C तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। और आप जब इन बिंदु से यानी इस बिंदु से इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे तो आप अगर बराबर पाते हो, जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि दिखाएं कि ये बिंदु और ये बिंदु किसी चौथे बिंदु जिसका निशान ये है से बराबर दूरी पर है, तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पे इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको फिर से दूरी सूत्र चलाना होगा। जैसे PA के बीच की दूरी की बात करें तो आप पाओगे कुछ इस प्रकार से, आप खुद से निकालें, मैं भी निकाल रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे क्रमशः बिंदु P से या निर्देशांक P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी और P से C तक की दूरी निकाली। तो कुछ इस प्रकार से मैंने पाया 5√26। आप इसे सॉल्व करके निश्चित तौर पे 5√26 पाओगे, और फिर P से C तक के बीच की दूरी करें ज्ञात, तो वो भी 5√26 आएगा। अंततः हम यह लिख सकते हैं कि बिंदु P से A की दूरी अर्थात PA बराबर बिंदु P से B की दूरी अर्थात PB और बिंदु C से P की दूरी अर्थात PC, ये सभी बराबर है। और शायद हमें क्वेश्चन में यही दिखाना था, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये प्रूव्ड हुआ। अब साथियों, यहाँ पे आपका कुल मिला के दूरी संबंधित यानी कह लें कि नियामक ज्योमेट्री में दूरी संबंधित जो भी चीज़ें थी मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। और आज के ऑनलाइन क्लास में मैंने, जैसा कि आपको पता होगा, कि कुछ क्वेश्चन दिए थे, और उस क्वेश्चन में किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी त्रुटि हो या मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप निश्चित तौर पे कल के क्लास में पूछने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा दूरी संबंधित जो भी चीज़ें हैं। अब दूरी के बाद हमें जो पढ़ना है अगला टॉपिक वो है विभाजन संबंधित यानी रेखाओं के विभाजन संबंधित चीज़ें। तो उसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ सूत्र लेकर के आया हूँ। अब उस सूत्र को मैं आपके समक्ष रखूँ उससे पहले मैं आपको अभी जो भी क्वेश्चन बताया हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा, या यूँ कह ले कि जो अभी मैंने सीखा, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहला मैंने सीखा चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज के 4 निशांक दिए गए हैं तो उस चतुर्भुज का प्रकार बताना है हमें। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेगा। अब वो समांतर चतुर्भुज होंगे या सम चतुर्भुज होंगे या वर्ग होगा या आयत होगा, इन चीज़ों की पहचान करने के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे अभी जस्ट। उसके तुरंत बाद आपको हो सकता है तो वृत्त के निर्देशांक निकालने संबंधी क्वेश्चन मिले। उसके बाद मैंने अभी ये पढ़ाया। तो साथियों, विभाजन सूत्र की अगर बात करें तो विभाजन सूत्र में आपको केवल आज मैं कुछ फार्मूला लिख करके आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और इस फार्मूला के अंतर्गत जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है उन चीज़ों को आप ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे और अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। और इससे संबंधित जब क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा यानी अगले क्लास में बताऊंगा तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगी और आप समझ पाओगे। तो साथियों, जैसे कि देख रहे हो आप, मैंने लिखा सूत्र याद करने योग्य, और विभाजन सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा, और ये रफ का पार्ट है, इसको ध्यान से ना देखें। अब मैंने एक रेखा लिया है, एकदम बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। एक रेखा है AB, और इस AB रेखा के बीच एक कोई P बिंदु है जो क्या कहलाएगा, इस AB का अंतः बिंदु कहलाएगा। अंतः बिंदु का मतलब कि एक ऐसा बिंदु, AB एक रेखा है जिसके बीच कोई ऐसा पॉइंट है जो A और B के बीच स्थित है। बीच का मतलब ठीक बीच नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि सर इसका कुछ निर्देशांक होना चाहिए। बिल्कुल है, x1, y1 इसका निर्देशांक मान लिए, और इस B का निर्देशांक x2, y2 मान लिए।
तो आपको बार बार क्या कहेगा कि अंदर में जो बिंदु P स्थित है वो P यहाँ भी हो सकता है, वो P यहाँ भी हो सकता है, तो उस P का निर्देशांक क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम चूंकि ये A और B के बीच में P स्थित है, इसलिए अंतः विभाजन बिंदु कहेंगे। और अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ का होना पता ज़रूरी है। वो क्या कि आपको A से लेकर के P, यानी P बिंदु चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई मतलब नहीं, A से लेकर के P तक की दूरी पता रहनी चाहिए जो कि मैंने M से दर्शाया, और फिर P से लेकर के B तक की दूरी ज्ञात करनी होनी चाहिए क्वेश्चन में, जो कि मैंने N से दर्शाया। और अंतः विभाजन सूत्र की बात करें तो वो अंतः विभाजन सूत्र कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा है, यानी A और B के बीच अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि A से P तक की जो दूरी होगी वो m कहलाएगी, वो गुणे x2, अर्थात ये x2 रहा आपका, प्लस n, यानी P से फिर B तक की जो दूरी होगी वो अगुणे x1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और बटा में क्या होगा इन दोनों दूरियों की योग, यानी m और n, यानी अर्थात कह सकते हैं A से B तक की टोटल दूरी, और फिर कॉमा ये एक अक्षांश निकलेगा यहाँ का, मतलब कह सकते हैं एक निर्देशांक, और उसके बाद फिर दूसरा निर्देशांक के लिए आपको इस प्रकार से फॉर्मूला चलाना है। अब ये फॉर्मूला चलेगा कैसे, जब क्वेश्चन में कल लेकर के आऊँगा तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों को समझने का आप प्रयास करोगे, समझ में आएगा। अब रही बात कि इसे सिर्फ मैं जैसा कि कहा कि नोट करके आपको सिर्फ लिख करके और याद कर लेना है, याद ना हो कोई बात नहीं, मैं अगले दिन लेकर के चलूँगा फिर इसे आगे। अब फिर मान लेते हैं ए भी हमारे पास एक रेखा है। अब की बार क्या था, पिछले बार मैंने देखा था कि A और B के बीच में कोई अंदर में, बीच में या अंदर में कहीं पे P कोई बिंदु है, और यहाँ पे क्या है A और B कोई दो बिंदु है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं, और इन दोनों रेखाओं के बाहर कोई बिंदु P है और इसका निर्देशांक ज्ञात करें तो ये क्या है A और B के बाह्य बिंदु, यानी बाह्य विभाजन बिंदु। और बाह्य विभाजन बिंदु के लिए जो सूत्र होगा कुछ इस प्रकार से होगा, फर्क तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। उसके बाद मध्य बिंदु निर्देशांक, मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है A और B, इसके ठीक बीच में मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं P या O, कोई भी पॉइंट है। अब इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो इस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स का निर्देशांक पता होना चाहिए, जो कि आप इस प्रकार से देख पा रहे हो। तो ठीक बीच वाले, अब चूंकि यहाँ पे क्या है ठीक बीच में नहीं होगा, अंतः विभाजन यानी कहीं भी हो सकता है, इस रेखा के अंदर कहीं भी हो सकता है, और अगर ठीक बीच में रहे तो ऐसी स्थिति में आपको ये सूत्र लगाना है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हमने देखा x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2। अब आप इसको क्या कर सकते हो, x की जगह पे x1 की जगह पे x2, x2 की जगह पे x1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस की बात है और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है हमारा जोड़। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप देख पा रहे हो, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के केंद्र, गुरुत्व केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र मतलब ठीक बीचों बीच, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तीनों स्थिति में बराबर हो, इसको जी या गुरुत्व केंद्र कहेंगे। और इसका निर्देशांक क्या होता है, जो कि आप देख पा रहे हो, जहाँ x1, x2, x3 क्या है, तो क्रमशः बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, यानी शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। तो गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा, और अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब कि एक त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, जैसे गुरुत्व केंद्र और अंतः केंद्र में फर्क समझने का प्रयास करें साथियों। जैसा कि मैंने लिखा ABC, अब ठीक बीच में होगा वो गुरुत्व केंद्र, और कहीं भी इस त्रिभुज के अंदर कहीं भी होगा अगर एक बिंदु जिसका निर्देशांक आपको निकालना हो, तो वैसे में इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र या I। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ध्यान दें कि ये फॉर्मूला अंतः केंद्र निकालने के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। अब यहाँ पे AB क्या है, BC क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, या A + B + C क्या है, ये अगले क्लास में, या यूँ कह लें कि आगे जब क्वेश्चन मैं इस पर हल करूँगा तो निश्चित तौर पे आपको समझने का मौका मिलेगा। फिर से मैं आपको एक बार इसको साफ से यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ ताकि आपको वीडियो रोक करके इसे लिखने में, नोट करने में आसानी हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रहा आपका विभाजन संबंधित सूत्र, और ये मध्य बिंदु संबंधित, और ये रहा त्रिभुज के केंद्रक और अंतः केंद्र संबंधित कुछ सूत्र। तो आप इसे वीडियो को रोक करके, पॉज करके और अच्छी तरह से नोट डाउन करें, और अगले दिन फिर मिलेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फिर चलते हैं। पर जाते जाते कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप समझ पा रहे हो कि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, ऐसी स्थिति में आप नियमित रूप से वीडियो देखें, ऐसा मेरा मतलब ये आप एक टीचर होने के नाते मेरा आदेश समझे या मेरा सुझाव समझे, क्योंकि आपके पास से जो एक बार समय निकल जाएगा वो निश्चित तौर पे आने का नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स से हमें यह शिकायत सुनने को मिला कि क्लास वो नहीं देखते हैं नियमित रूप से। अब मैं इतनी मेहनत से आपके लिए
घंटों घंटों रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, उसके बाद फिर इसको नेट्स वगैरह के इस्तेमाल के माध्यम से करके आप तक पहुंचाना होता है। इसमें हमारी परेशानी को आप समझ सकते हो, संस्थान की परेशानी को आप समझ सकते हो, आइडियल यूथ मिशन की परेशानी को आप समझ सकते हो। फिर भी हमने अगर ठाना है कि नहीं, हमें युवाओं को प्रभावित नहीं होने देना है। आज इस स्थिति में जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे संस्थान बंद है, ऐसी स्थिति में जब मैं आप लोगों तक एक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, हमारी टीम एक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और आपकी अगर ये स्थिति रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए आपसे फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, एक गुरु होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, कि आप क्या करें कि मेरी इन बातों को ध्यान में रखें। ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया, एक शिक्षक को इस तरह से रिक्वेस्ट करना होता है ऐसी से पढ़ने के लिए। चलिए, थोड़े से नाराज़ तो हैं आप लोगों के इस बिहेवियर से, फिर भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी अपने आप को संभाल सकते हो, और नियमित रूप से वीडियो को देखें, यही मैं आशा करूँगा, और यही आशा हमेशा रहेगा मेरा। और हमें आप निराश ना होने दें, और ऐसे में आपकी कोशिश बस यही होनी चाहिए कि आप नियमित रूप से क्लास करें, मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट को नोट करें, और इससे अपना लाभ सुनिश्चित करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।